हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस सीरीज के एक नई वीडियो में। आईएएसओ की सीरीज जो क्लास 9th के लिए चल रही है, आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने, पीपल एज अ रिसोर्स। क्या? पीपल एज अ रिसोर्स। तो मतलब यहाँ पे हम दो एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, पीपल के बारे में बात करेंगे, लोगों के बारे में बात करेंगे, और कैसे उनको एज अ रिसोर्स में डेवलप करा जाता है, कैसे उनको रिसोर्स में यूज करा जाता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब देखेंगे। साथ साथ देखने वाले हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कि इस पीपल को रिसोर्स में कन्वर्ट करेगी। मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करने से पीपल जो है, नॉर्मल आदमी जो है, वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो काम आने लायक लगता है, और वो अपनी नेशनल इनकम में या नेशनल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी चीज देखेंगे, डाउन साइड देखेंगे उस चीज का, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। क्या देखने वाले हैं? अनएम्प्लॉयमेंट देखने वाले हैं। कैटेगराइज करेंगे इसको दो में, रूरल और अर्बन। कुछ फॉर्म्स ऑफ अपन क्या देखने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देखने वाले हैं। सभी अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म्स को नहीं देखेंगे, बस कुछ सिलेक्टिव ही देखेंगे जो इंडिया में काफी प्रोमिनेंटली पाई जाती हैं। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। मतलब यहाँ पे तीन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर। मतलब क्या? एजुकेशन, और वो बहुत बड़े एस्पेक्ट में अगर मैं कर दूं तो एजुकेशन, स्किल और हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन, स्किल और हेल्थ। ठीक है, ये तीन मेजर एस्पेक्ट ऐसे हो जाएंगे आपके कि जो क्या करेंगे, आपका ह्यूमन कैपिटल में हेल्प करेंगे। तो अगर किसी एक पर्सन के पास ये तीनों चीजें हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, उसको ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। क्योंकि इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से या फिर ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बाकी आगे के काम जो है पॉसिबली कर सकते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। तो ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया? वो स्किल हो गया और प्रोडक्टिव नॉलेज हो गया, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन में है या किसमें है? पॉपुलेशन में है। ठीक है, चलिए, पीपल एज अ रिसोर्स इज कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। तो पीपल रिसोर्स कंट्री में क्या हो गया? वो पर्टिकुलर लोग जो कि क्या है, आपकी कंट्री में एग्जिस्टिंगली क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव स्किल्स लेके आ रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं, और उनके पास कुछ एबिलिटीज है। तो बेसिकली इस टाइप की फोर्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वर्किंग फोर्स। क्या कहते हैं हम? वर्किंग फोर्स। तो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product। अल्टीमेटली क्या होगा? यही एक जो पीपल एज अ रिसोर्स है या पीपल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स कह लीजिए, ये क्या करेगा? प्रोडक्शन करके एक अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या करेगा? अपना कंट्रीब्यूशन देगा। Existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, and we call it human capital formation। मतलब human capital formation किसका होगा? पहले तो देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एजुकेशन, स्किल और हेल्थ केयर। तब जाके ये क्या होगा? इसको बोला जाएगा क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, किसमें? उसके एजुकेशन में, उसके स्किल में और उसके हेल्थ केयर में। तभी जाके एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स क्या बन जाएगा? एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में इसका नाम आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स हायर इनकम बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? एजुकेशन मिलने से, उसके हेल्थ केयर मिलने से, ट्रेनिंग और स्किल मिलने से उसके पास क्या होगा? उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्मल लेबर है जो दिन का काम करता है, भाई सीमेंट की बोरियां उठा रहा है, दे रहा है, ईंटें उठा रहा है, ये सब कर रहा है,
अगर उसको आप स्किल और एजुकेशन प्रोवाइड कर दो अबाउट मेसनरी, मतलब किसका आप काम सिखा दो, उसको मिस्त्री का काम सिखा दो, तो जाहिर सी बात है उसकी जो डेली वेजेस होगी उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा। उसको और एजुकेट करके और हेल्थ और स्किल प्रोवाइड करके आप क्या बना सकते हो, उसको सुपरवाइजर बना सकते हो, सिविल इंजीनियर बना सकते हो, राइट। और साथ साथ मेडिकल केयर यानी कि आपका हेल्थ केयर, उसकी अगर जितनी तबीयत अच्छी होगी, जिसको उतना न्यूट्रिशन मिलेगा, वो उतने दिन ज्यादा काम कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि हायर यील्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी आएगी, दैट मीन जो जितना प्रोडक्शन वो कर रहा था उससे ज्यादा बढ़ के करेगा। तो इसलिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, स्किल और क्या, हेल्थ केयर। चलिए, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स एडवांटेज ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्दी पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज also with who themselves which are not directly educated or given health care। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, ही उसके पास तीनों एस्पेक्ट है, ठीक है, उसके पास एजुकेशन भी है, उसके पास हेल्थ केयर भी है और उसके पास क्या है, स्किल भी है। तो अल्टीमेटली ये इंसान क्या कर सकता है, वही एक थैंक यू मत बोलो, अपना थैंक यू क्या करो 1 से 3 में बढ़ाओ, ठीक है। तो ये इंसान क्या कर सकता है, बाकी को भी एजुकेट कर सकता है। तो अनअवेयरली मतलब ये एजुकेशन का काम नहीं कर रहा है, बट ये एक आप कह सकते हो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये क्या कर रहा है, ये 3 लोगों को और एजुकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा एजुकेटेड है, सब चीजें उसको पता है मेडिकल केयर के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो हो सकता है वो इन 3 की हेल्प कर सकता हो किसी किसी एस्पेक्ट में। ये 3 जो हैं उससे कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं और अल्टीमेटली फिर ये इन्फ्लुएंस करेंगे बाकी लोगों को, ठीक है। तो ऐसे एक ही चेन रिएक्शन बन सकती है। और अनअवेयरली या सबकॉन्शियसली क्या होता है, एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करता है और सोसाइटी भी उससे क्या होती है, बेटर चीजें लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आपकी कॉलोनी में किसी एक इंसान को बीमारी हो चुकी है, मान लीजिए कि भाई जिसको हर्निया हुआ हो, ठीक है, हर्निया एक पर्टिकुलर नस होती है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं होती, वो हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिली है, राइट। तो अब मान लीजिए कि मेरे को जैसे हर्निया का ऑपरेशन मेरा हुआ हो, किसी और को हर्निया का एकदम से पेन उठ जाए, तो लोग मेरे से पूछेंगे कल यार आपने कहाँ ऑपरेशन कराया है, कौन सा डॉक्टर सही है क्या नहीं है। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, एजुकेट कर सकता हूँ इस चीज़ के बारे में कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसीजर है, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, कोई इसमें रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, समझे आप। तो एक अगर इंसान एजुकेटेड होता है तो वो इन्फ्लुएंस करता है अपनी सोसाइटी का और सोसाइटी भी इससे क्या करती है, बेनिफिट लेती है। पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। जी हाँ, एक पर्टिकुलर इंसान है जो कि क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, ये इंसान क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। मान लीजिए ये इवन एजुकेशन तक नहीं ले रहा, ये एजुकेशन भी नहीं ले रहा, तो ये क्या है, बेसिकली ये एक अनप्रोडक्टिव पर्सन है। और एक अनप्रोडक्टिव पर्सन क्या कर रहा है, ये कोई भी टाइप का कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा का मतलब ये क्या हो कि भाई ये सिर्फ बैठा बैठा खा रहा है। खाना वर्ड तो ऑब्वियसली ये टर्म को ज्यादा आप कह सकते हो कि बहुत हार्श हो गया, बट ये एक ऐसा पर्सन है जो कि डिपेंडेंट है किस पे, दूसरों पे। तो ये क्या कर रहा है, उनकी डिपेंडेंसी इंक्रीज कर रहा है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए मैं 30 साल का लड़का हूं आज की डेट में, मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा, मैं मेरे फादर पे डिपेंडेंट हूं, तो एक टाइम तक तो मेरे पापा मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं भाई, जब तक उनकी खुद की नौकरी चल रही है। उसके बाद थोड़ी ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से मेरे को सपोर्ट कर ही नहीं सकते, तो उनकी डिपेंडेंसी लेवल बढ़ जाती है। अब जैसे मैं शादी कर लेता हूं, मेरे बच्चे हो जाते हैं, मेरी बीवी आ जाती है, वो भी मेरे फादर पे डिपेंड हो जाएंगे। तो ऐसा इंसान क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है, एक जिम्मेदारी होता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करता है, इसी एक लायबल इंसान को, जो हमारी लायबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको क्या करता है, एक एसेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक ऐसा इंसान बना देता है जो कि क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा। एक ऐसा इंसान जो कि काम आएगा सोसाइटी के, काम आएगा इंडियन इकोनॉमी के। तो सोसाइटी, ठीक है, तो पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, ऑफकोर्स सी बात है, एजुकेशन भी क्या करती है, क्वालिटी ऑफ लेबर पे ऐड करती है। दिस इनहांस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। चलिए, educated parents are found to be invest more heavily on the education of the child. This is because they have realized the importance of education for themselves. जाहिर सी बात है भाई, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स क्या हैं, सिंगल डिग्री या डिप्लोमा होल्डर है, तो उनको पता है कि क्या है एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंट है आज की डेट के जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो वो क्या करते हैं, आप पे जितना हो सकता है उतना खर्च करते हैं, और उन्हीं का बोझ कम करने के लिए आप कह सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स भी क्या है, आपको टोटल फ्री एजुकेशन देता है, कोई भी टाइप से आपसे अमाउंट नहीं लेता है। माना कि हम लोग कॉलेज लेवल का एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करें, बट हाँ आपको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज में भेजने के लिए हमारे पास वो सब फैकल्टीज हैं, वही सब मटेरियल है और वो पोटेंशियल जरूर है। खैर आगे बढ़ते, तो एक एजुकेटेड पेरेंट क्या करेगा, अपने एक साइकिल क्रिएट कर देगा।
क्या कर देगा, एक साइकिल क्रिएट कर देगा कि भाई अगर मान लीजिए मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, जैसे मैं 12th पास हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा बेटा कम से कम एक कॉलेज पास तो हो। कॉलेज पास वाला पेरेंट क्या करेगा, वो ये चाहेगा एटलीस्ट मेरे बेटे के पास क्या हो या मेरे बेटी के पास क्या हो, एक डुअल डिग्री हो, एक मास्टर्स डिग्री हो। मास्टर्स वाला चाहेगा कि वो और पढ़े और बढ़े और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करे, क्योंकि उसको पता है कि अलग अलग डिग्री लेने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो ऐसे एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी जो कि क्या करेगी, एक नई जो पीढ़ी आने वाली है उसको हमेशा एजुकेटेड रखेगी। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, पॉपुलेशन जो लाइबिलिटी बन जाती है उसका चांस कम होगा। वहीं अगर एक ऐसा पेरेंट है जो कि अनएजुकेटेड है, इस सब चीजों के बारे में उसको नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास रिसोर्सेज भी कम है कई चीजों के लिए, उसके पास नॉलेज भी नहीं है, तो वो क्या हो सकता है, इस साइकिल को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चला सकता है। क्या कर सकता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चला सकता है। ये नेगेटिव या विशियस सर्कल जो है ये हमको ज्यादातर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या जो सोसाइटी ऐसी है जो कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वहां देखने को मिल जाती है। तो a vicious circle is thus created in this case. In contrast, a vicious circle may be created by disadvantaged parents. Efficiency and technology evolved by people have made some countries rich and developed. जी हाँ, जापान का आप केस ले लीजिए। जापान के पास कोई भी टाइप का नेचुरल रिसोर्स नहीं पाया जाता, ठीक है, कोई भी टाइप का नेचुरल मिनरल कह लीजिए वो नहीं पाया जाता, ठीक है। बट जापान ने क्या करना, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत खर्चा किया। तो जापान क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है और अल्टीमेटली क्या कर देता है, सेल कर देता है। इसीलिए हम जापान को एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन में मानते हैं। भाई यही जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या कर रहा है, एक पॉपुलेशन को चेंज कर रहा है। दूसरी चीज, एक ह्यूमन रिसोर्स ही तो जो सबसे ऊपर है। भाई ना गोल्ड जरूरी है, ना आप सिल्वर जरूरी है, ना प्लेटिनम, ना टाइटेनियम, ना कुछ। भाई अगर इंसान ही नहीं होगा तो इन मिनरल्स का क्या मतलब है, उसको यूज कौन करेगा, राइट? इसको यूज कौन करेगा? याद करिए अपन ने जब बात करी थी आपके ड्रेनेज वाले पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, तो हमने कहा था कि हर चीज जो है इंसान से रिलेट होती है। मिनरल्स की भी वैल्यू तब है जब वो इंसान से रिलेट हो रही है, जब उसका रिलेशनशिप एक इंसान से बन रहा है या ह्यूमंस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स को क्या है, सबसे सुपीरियर रिसोर्स माना गया है, क्योंकि यही ह्यूमन रिसोर्स है जो उस मिनरल को, उस रिसोर्स को अल्टर करेगा, उसका यूज लेगा और उसमें से क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक प्रोडक्टिव चीज निकालेगा, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब देखते हैं जो मेन और वुमेन कंडक्ट करती हैं। डिस्पैरिटीज थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगा मेन और वुमेन के बीच में, बट पहले फोकस करते हैं किस पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो तीन टाइप की एक्टिविटीज हो जाती हैं आपकी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या करेंगी, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करेंगी। तो इसमें क्या क्या दो चीजें आ जाएंगी बहुत प्रोमिनेंटली, एक तो एग्रीकल्चर और माइनिंग। एग्रीकल्चर और माइनिंग को हम क्या कर देते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर जॉब में रख देते हैं, क्योंकि क्या है, ये एसोसिएट हो रही है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने से। भाई जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ऑलमोस्ट 90 to 99% इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इस प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल ले ही रही हैं, ठीक है। 99.99% समझ लो, वो 1% कीटाणु जो है वो बच ही जाता है कहीं ना कहीं। खैर, तो प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल से जो भी इंडस्ट्री रिलेट करेगी वो किस में आएगी, आपके प्राइमरी सेक्टर में आएगी, भले वो एग्रीकल्चर हो या माइनिंग हो, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी आती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। कौन सी आ जाती है, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, चेंज होगा इन रॉ मटेरियल। अब ये चेंज कैसा होगा, आइदर ये चेंज ऐसा होगा कि भाई या तो ये क्या करेगा, एक फिनिश गुड बनाएगा, या फिर ये क्या करेगा, दूसरी किसी इंडस्ट्री के लिए क्या कर देगा, एक रॉ मटेरियल बना देगा। फॉर एग्जांपल माइनिंग हो रही है आयरन की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आयरन रॉड्स की या आयरन शीट्स की, या मान लीजिए आयरन को किसी और अलॉय बनाने में यूज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा। अब उस आयरन से मान लीजिए कोई एक फिनिश गुड बन रहा है, तो बात अलग है, वो भी इसमें किसमें आएगा, आपके इसी सेकेंडरी में आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हम रॉ मटेरियल्स के साथ में कुछ प्रोसीजर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐड कर देते हैं, तो हमारे क्या हो जाती है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। फाइनल आता है टर्शरी। टर्शरी सेक्टर की जब मैं बात करता हूं,
तो कुछ जो भी सर्विसेज रिलेटेड होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी से, वो किस में आ जाती हैं, टर्शरी में आ जाती हैं। तो टर्शरी सेक्टर क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा प्राइमरी को और सेकेंडरी को। इसके अलावा कुछ एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का भी काम करेगा। ठीक है, जैसे कि भाई डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, कुछ एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स किसी भी टाइप से प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को नहीं टच करते या कहीं से उनसे रिलेट नहीं करते, बट अल्टीमेटली वो भी क्या है, एक टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी किस में आ जाएगी, टर्शरी सेक्टर में आएगी। जैसे बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब चीजें क्या जाएगी, आपके टर्शरी सेक्टर में जाएगी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग। माइनिंग और क्वारिंग अपने आप में एक ही टाइप की चीजें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। तो मतलब ये क्या होगा, सर्विस सेक्टर हो जाएगा टर्शरी आपका, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा सेकेंडरी, और प्राइमरी क्या हो जाएगा आपका, एग्रीकल्चर और माइनिंग। These activities result in production of goods and services and add value to the national income. Such activities are called economic activities. तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होगी, जो कि क्या कर रही है, ऐड वैल्यू कर रही है किसमें, नेशनल इनकम में। तो जो नेशनल इनकम में ऐड करेंगी उन एक्टिविटीज को क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ऐसी एक्टिविटीज जो इस नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर रही हैं, उनको क्या बोल दिया जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जैसे मदर हैं, आपके लिए टिफिन बनाती हैं, आपके फादर के लिए टिफिन बनाती हैं, आपको इतना प्यार करती हैं, आपके घर इतने अच्छे से रखती हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो भी एक्टिविटी ही कर रही हैं, बट अल्टीमेटली उस एक्टिविटी को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगी, जो कि प्रॉफिट बेस्ड नहीं है, एक आउट ऑफ अफेक्शन है, एक आउट ऑफ आपके लिए फीलिंग है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट, market activities and non-market activities. Market activities involve remuneration to anyone who performs, that is activity performed for pay or profit. तो ये क्या हो जाएंगी, मार्केट एक्टिविटीज हो जाएंगी, जो मार्केट में सेल करने के लिए, भले ही वो सर्विसेज हो या कोई रॉ मटेरियल हो या कोई फिनिश गुड हो। ठीक है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए अगर क्या हो रहा है, कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे मान लो सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है, या सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सॉरी सस्टेनेबल नहीं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग अगर आप कर रहे हो, जो कि आपके खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। वहीं आप अगर कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एक मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल, कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। ऑब्वियस सी बात है भाई, एजुकेशन होगी इंसान के, तभी वो क्या कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई चीज़ ऐसी नहीं समझने लायक, भाई एजुकेशन और स्किल ही डिटरमाइन करेगी कि आप कितना कमा सकते हो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर मार्केट में। एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर वर्क एंड नो इनकम। मतलब यहाँ पे आप देखो, एम्प्लॉयमेंट को भी हम किस में कैटेगराइज कर रहे हैं, एक तो हो गया ऑर्गेनाइज्ड और एक हो गया अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं अगर बात करता हूं, तो यहां पे क्या होती है, रेगुलर सैलरी होती है, ठीक है, यहां पे आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, आपका ग्रेचुटी हो गया, पीएफ हो गया, ये सब चीजें हो गई। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको क्या है, पूरा का पूरा लॉ सिस्टम जो है वो प्रॉपरली अबाइड करके काम करना पड़ता है। मतलब आप इन लॉस को, जो सिस्टम बने हैं, नियम बने हैं, कानून बने हैं, आप उनको तोड़ नहीं सकते, उनको डिसओबे नहीं कर सकते। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे इरेगुलर सैलरी है, इरेगुलर पीरियड ऑफ वर्क है, कोई परमानेंट काम नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, साथ साथ बेनिफिट्स भी जो मिलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलते। पैसे की बात करो तो वो वेजेस में आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हालांकि इसके लिए भी नियम कायदे बने हुए हैं, बट ज्यादातर इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नियम कानून क्या है, फॉलो बिल्कुल भी नहीं किए जाते। तो ये आ जाता है एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में। तो एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर वर्क एंड लो इनकम। तो आप क्या समझ सकते हो, जो डेली वेजेस वर्कर हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएंगे, आपके एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। वहीं जैसे कोई क्या बोलते हैं आप, कोई बैंक एम्प्लॉय हो गया या आप कोई एक आईटी प्रोफेशनल हो गया, वो किस में जाएगा, ऑर्गेनाइज में जाएगा। एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी एंड अदर सोशल सिक्योरिटी आर फीचर्स ऑफ वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
चलिए अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के, कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या उसमें हेल्प कर रही है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या आप कह लीजिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम एक और तरीके से नाप सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली यूएनडीपी निकालता है। ये एक ऐसा मानक है, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि बताता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी अच्छी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे कि टोटल इनकम। इनकम का पैरामीटर क्या होता है, नेशनल पर कैपिटा इनकम, ठीक है, कि मतलब पर इंसान की इनकम कितनी है इस पर्टिकुलर नेशनल में, वो लेता है। दूसरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेता है, हेल्थ नापने के लिए कि भाई आपके हेल्थ फैसिलिटीज अगर अच्छी होंगी तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी होगी, हेल्थ फैसिलिटी बेकार होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। और तीसरी आता है वो एजुकेशन से नापता है कि ऑन एवरेज कितना स्कूलिंग डेज एक पर्टिकुलर पर्सन गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आप कह सकते हो कि एक ऐसा तरीका है जो कि क्या बोलता है, क्वालिटी पॉपुलेशन जांचता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। इट ओपन्स न्यू होराइजन, प्रोवाइड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ। जाहिर सी बात है भाई, आपके पास जितनी एजुकेशन होगी आपके पास उतना स्कोप होगा आगे बढ़ने का, आगे नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का और उस चीज में काम करने का। इनहांसेस नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। ऑब्वियसली आप अगर एजुकेटेड होंगे तो आपको पता होगा रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे काम करते हैं, तो हेल्पिंग इन गवर्नेंस। नेशनल इनकम की बात करूं तो जितना एजुकेट होते जाएंगे उतना नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। और फाइनली कल्चरल रिचनेस तो आ ही जाती है। सेटिंग ऑफ नवोदय विद्यालय, वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने क्या करा है, स्पेशली नवोदय विद्यालय की स्थापना करी है रूरल एरियाज में, और वोकेशनल स्ट्रीम्स लेकर आए हैं। वोकेशनल स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ये एक प्रैक्टिकल स्किल सेट होता है जो कि आपको सिखाया जाता है स्कूल्स में, ठीक है। इवन ये वोकेशनल स्ट्रीम्स जो हैं ये अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वोकेशनल स्ट्रीम्स पे अपनी नई एनईपी जो है 2020 की, उसमें काफी हद तक काम करा गया है। The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3% in 2015-16। मतलब आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक क्या करा गया है इन सालों में, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जो है काफी इनकम बढ़ा दिया गया, ठीक है। And has been stagnant around 3% for the past few years. According to the reports, expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7 in 2017-18. Literacy rates have been increased from 18% in 51 to 74% in 2010-11। देखिए पॉपुलेशन की जब मैं बात करता हूँ तो सेंसस रिपोर्ट अपने पास लेटेस्ट कौन सी है, 2010-11 की है, ठीक है। तो 51 में 18% लिटरेसी से हम कहाँ आए, 74% लिटरेसी पे आए हैं, कब, 2011 में। लिटरेसी अमंग मेल्स नियरली 16.6% हाइयर, फीमेल्स में 16.1% हाइयर इन अर्बन एरियाज एंड कंपेयर टू रूरल एरियाज, ठीक है। एरिया स्टेट वाइज भी जो है हमारे यहाँ पे लिटरेसी वैरी करती है, 94% केरला, 62% बिहार। ऑफकोर्स अब तो ये नंबर इंक्रीज हो गया होगा, बट ये काफ़ी क्या हुआ, वैरिड जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, डिस्पैरिटी है, वो शो करती है। चलिए एजुकेशन की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, साथ साथ क्या करा है, कुछ और करिए, बैक टू स्कूल स्कीम चालू करी है। ये उन लोगों के लिए है जो कि क्या थे, जिन्होंने एजुकेशन छोड़ दी थी। प्रौढ़ शिक्षा अभियान के नाम से चलाया गया था। ये एक टाइम बाउंड था जहां पे क्या कर रहा था, बुजुर्गों को वापस स्कूल लाया गया था और इसके थ्रू जो अनएजुकेटेड थे उनको एक लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए ये एक स्कीम चलाई गई थी। मिड डे मील स्कीम चालू करी गई है। मिड डे मील स्कीम चालू करी गई दो वजह से। एक तो जो गरीब बच्चे हैं, ये जो कह लीजिए अंडर प्रिविलेज किड्स हैं, उनको लिए एक पुलिंग फैक्टर, एक अट्रैक्शन फैक्टर के नाम से कि भाई उनको एटलीस्ट दो टाइम का खाना मिलेगा यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए मिड डे स्कीम लाई गई है वो है इन बच्चों में न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना, मतलब मैल न्यूट्रिशन का परसेंटेज कम करना, ठीक है। These schemes are initiated to encourage the attendance, retention and improve their nutrition status। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो ये क्या था, step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years। It's a time-bound initiative in partnership with the states, local government and community goal of universalization of elementary education। 12th 5-year प्लान जो था हमारा वो फोकस करता है इंक्रीजिंग इन एक्सेस, क्वालिटी ऑफ अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, मॉडिफिकेशन, वोकनाइजेशनल एंड नेटवर्किंग ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 12th 5-year प्लान जो था उसने भी काफी एक्सटेंसिवली हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे काफी काम करा। चलिए 12th 5-year प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। चलिए हेल्थ की बात करते हैं तो इट इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल्थ बीइंग।
Henceforth, improvement in health status of the population has been the priority of the country. भाई साहब, अगर इंसान हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देगा, हेल्दी ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली उसका जो प्रोडक्शन है, ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो उसकी यूटिलिटी है मार्जिनल, वो कम होती जाएगी। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत हेल्दी पर्सन हूं तो मैं 365 डे में से अगर 300 डे भी वर्क कर रहा हूं तो काफी अच्छा है, बट मेरी हेल्थ की वजह से क्या होगा, वो 300 डेज रिड्यूस होता जाएगा। अगर मेरी कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो वो वापस उस 300 पे नहीं आ सकता, या 300 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इसलिए हेल्थ केयर जो होती है किसी भी कंट्री की हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे रहती है। क्या रहती है? प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, चलिए, our national policy also focus on improving the accessibility of healthcare with special focus on the underprivileged segment of the population. आयुष्मान भारत ले लीजिए, ऐसे कई सारी स्कीम्स अपने गवर्नमेंट लेकर आई हैं जो कि हेल्थ को एक्सेसिबल बना रही हैं, खासकर उन अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो उनके पास एजुकेशन की कमी है। चलिए, अब आते हैं मेजर सेगमेंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। अनएम्प्लॉयमेंट एक बेसिकली सिचुएशन है, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई जगह नहीं है जहां पे इंसान चला जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक सिचुएशन, एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट तब क्रिएट होता है जब एक इंसान जो है वो चाह रहा है कि वो काम करे और जो करंट वेजेस मिल रही हैं वो उस पर भी काम करने को तैयार है, बट उसको काम की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। मतलब यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या आ जाएगा? एक तो वेज आ जाएगा और विलिंग टू डू वर्क। ठीक है, चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। मतलब करंट जो दिहाड़ी चल रही है आप कह लो, या जो डेली वेजेस चल रहे हैं उस पर भी वो काम करने को तैयार है, बट अल्टीमेटली उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसके पास कोई जॉब नहीं मिल रही। वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। ये वर्कफोर्स हमने अभी प्रीवियसली कुछ स्लाइड्स में देखी थी कि वर्कफोर्स क्या होती है। वो पर्टिकुलर फोर्स होती है या वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है जो कि क्या करता है, आपके नेशनल प्रोडक्ट में या नेशनल इनकम में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वर्कफोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसकी एज ग्रुप क्या मानी जाती है? 15 साल से लेकर 59 साल के बीच में। ठीक है, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जाहिर सी बात है भाई, रूरल में कंडीशन अलग होती है, अर्बन में अलग होती है। रूरल एरिया की बात करते हैं तो सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। क्या? सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। और वहीं अर्बन एरिया में क्या होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के सेगमेंट में हम 3 फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। एक हो जाएगा सीजनल, एक हो जाएगा डिस्गाइज्ड, और एक हो जाएगा एजुकेशनल या एजुकेटेड। ठीक है, इन 3 सेगमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सीजनल की बात करते हैं तो सीजनल आपको ऑब्वियस सी बात है, नाम से समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ पर्टिकुलर सीजन के लिए क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर इंसान जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो रूरल एरिया का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है। तो ये क्या होता है, सीजन में एक पर्टिकुलर सीजन के लिए या कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं ये? अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भाई मेरा खेत है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मेरे को चावल की खेती करनी है, या आप मान लीजिए गेहूं की खेती है, तो मैं किस किस टाइम पे लेबर को एम्प्लॉय करूंगा? तो एक तो मैं क्या करूंगा कि भाई जब सोइंग हो रही है मेरे फील्ड की तब मैं लेबर को एम्प्लॉय करूंगा। ठीक है भाई, जब बीज बोने की बारी आई, ठीक है, फिर उसमें से लेबर रिड्यूस करके मैं उसके मेंटेनेंस के लिए करूंगा, और फाइनली मेरे को लेबर चाहिए रहेगी किस चीज के लिए? तो कटाई के लिए। तो मतलब कुछ पर्टिकुलर सीजन के लिए क्या होगा, मेरे को लेबर की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी जब प्लांट इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन को क्या बोल दिया जाता है? तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, जब क्या होते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक साल के अंदर लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, कहां प्रोमिनेंट आता है? तो एग्रीकल्चर में बहुत प्रोमिनेंटली फाइंड किया जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं जो सीजनल काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली आने वाली है भाई, किसका? लाइट का त्यौहार है, बिल्कुल रोशनियों का त्यौहार है, पटाखों का त्यौहार है इस टाइम पे। तो क्या होगा, यहाँ पे जॉब बहुत होंगी लोगों के पास। ठीक है भाई, पटाखों की दुकान पे, लाइट की दुकान पे बहुत जॉब्स होंगी, नो डाउट बहुत मार्केट बूम करेगा। बट जैसे ही ये सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? तो ये जो स्पैन हो गया, इसमें अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो वो ऐसा एग्जाम्पल ट्रीट करा जा सकता है कि इसका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। चलिए, पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। आप ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है ये समझो। इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये छुपी हुई रहती है, डिस्गाइज में रहती है, दाढ़ी मूंछ बना के रहती है। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक पर्टिकुलर फील्ड है। ठीक है, इस पे क्रॉप्स उगे हुए हैं आपके, मान लीजिए गेहूं उगे हुए हैं, ये ज्यादा बड़ा फील्ड नहीं है। ठीक है,
चलिए मान लीजिए मेरे परिवार का खेत है, खैर खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास खेती होती है। खैर मान लीजिए मेरे परिवार का खेत है, मेरे परिवार में टोटल है कितने, 8 लोग, और एक खेत कितने का है, 1 एकड़ का है, ठीक है, मतलब 44,000 स्क्वायर फीट के आसपास का है, ठीक है। इसमें मुझे पूरी जो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक की, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 3 लोगों की जरूरत चाहिए, मतलब एक तो मैं हो गया और एक 3 लोग, मतलब 4 लोगों की, ठीक है। बट मैं एम्प्लॉय कितने कर रहा हूं, मेरे को पूरे के पूरे ये मेरे 8 लोग मेरे जो परिवार के हैं वो मेरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो कह सकते हो आप एक तरीके से वो क्या है, एम्प्लॉयड है, ठीक है। मेरे को जरूरत कितने की है, 4 की है। हेल्प कितने कर रहे हैं या लगे हुए कितने खेत पे, 8 लोग लगे हुए हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या 8 लोग अगर इस पे लगते हैं, मान लीजिए मैं 12 क्विंटल इसमें से अगर क्या निकालता हूं, गेहूं निकालता हूं, ठीक है। 4 लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो 12 क्विंटल गेहूं निकलता है। 8 लोग काम करेंगे, कोई 13 थोड़ी निकल जाएगा भाई। लैंड की प्रोडक्टिविटी तो उसकी फर्टिलिटी पे और इनपुट पे डिपेंड करती है, लेबर पे तो डिपेंड नहीं करती है ना। तो भले ही मैं 8 लगा लूं या 16 लगा लूं या 28 लगा लूं, ठीक है, निकलेगा तो 12 क्विंटल 13 क्विंटल ही भाई। मैं 12 से 20 थोड़ी कर दूंगा एकदम से 8 लोग लगा के। तो ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां जो लोग अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, ये जो 4 बचे हुए लोग हैं, ठीक है, दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। ये क्या कर रहे हैं, दिख रहा है कि हाँ यार ये इस खेत में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं ये 4 लोग। बेसिकली क्या हो रहा है, काम बट गए हैं बस, ठीक है भाई। थोड़ा थोड़ा करके 8 लोगों में काम बांट दिया। 4 लोगों में काम ज्यादा बटता, 3 में हो नहीं सकता था, 4 तो चाहिए थे। तो ये क्या हो जाता है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां लोग काम करते हुए दिखते हैं बट एक्चुअली टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। 4 लोग भी अगर खेती करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन 12 क्विंटल होगा, और अगर 8 लोग भी क्या करेंगे, एम्प्लॉय रहेंगे, तो भी टोटल प्रोडक्शन 12 क्विंटल ही होगा। तो इट्स बेटर ना कि यार इन 4 लोगों को दूसरे काम पे लगा दिया जाए, है ना। 4 लोगों का करेगा जाए, दूसरे काम पे लगा दिया जाए। चलिए, happens among family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engages 8 people. Contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या है आपका, 0 है। इनकी यूटिलिटी, एक्स्ट्रा लोगों की यूटिलिटी कितनी है, 0 आ जाती है। तो इन अर्बन, ठीक है, ये हो जाता है क्या आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया की बात करते हैं तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट प्रोमिनेंट है, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कब क्रिएट होता है, जब एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हो और दूसरे सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं हो। जैसे मान लीजिए एक हो जाता है क्या आपका सिविल इंजीनियरिंग और एक हो जाता है आईटी सेक्टर, आप देख सकते हो, या फिर आप मैकेनिकल पकड़ लो या कोई भी अदर स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग पकड़ लो और एक जगह आईटी को रख दो, आईटी सीएस को मिला के रख दो। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएट है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ये क्या क्रिएट कर देगा, एक अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट कर देगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इस फील्ड से, जो कि आपकी मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ से क्या करी है, इंजीनियरिंग करी है। क्योंकि यहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहाँ क्या है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। तो इट्स अ पैराडॉक्स मैन पावर सिचुएशन विटनेस्ड as a surplus of manpower in certain category coexist with the shortage of manpower in other. There is unemployment among the technical qualified person. तो ये हो जाता है आपका क्या, एक educated unemployment. Unemployment leads to wastage of manpower resources. People turn from asset to liability. अब ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कर क्या कर रहा है, तो सबसे पहले एसेट टू लाइबिलिटी में क्रिएट कर दे रहा है किसको, आपकी ह्यूमन रिसोर्स को, आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन को। क्रिएट करता है एक फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। भाई साहब बहुत ही गंदी फीलिंग है ये, बहुत ही गंदी फीलिंग है। जब आप काबिल होते हो तभी भी आपको जॉब नहीं मिल पाता है, मान लो पूरा दिमाग खराब हो जाता है, पूरा जीवन खा जाता है ये फीलिंग, ठीक है। जीवन में भाई साहब कभी, मैं तो दुआ करता हूं किसी के मन में ये अनएम्प्लॉयमेंट की फीलिंग कभी नहीं आए, ठीक है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड, डिपेंडेंसी ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। यही होपलेसनेस की फीलिंग क्या करती है, आगे जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दे सकती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एडवर्सली इफेक्टेड। लोग क्या करते हैं, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपने बच्चों को निकालना चालू कर देते हैं, क्योंकि भाई पैसा नहीं है उनके पास पढ़ाने के लिए, एजुकेशन फ्री, सर्विस फ्री में तो मिल नहीं रही है, ठीक है। माना कि आपके पास राइट टू एजुकेशन है, आप 6 से लेकर 14 साल के बच्चे की एजुकेशन फ्री रहेगी, बट आपको स्कूल में अदर फीस भी तो देनी है, जैसे बस फीस हो गई, आप कह लीजिए भाई एंटरटेनमेंट फीस हो गई, स्पोर्ट्स फीस हो गई, ये सब चीज़ें भी तो देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। And hence unemployment has
detrimental impact on overall growth of economy. High rate of unemployment is an indicator of a depressed economy. मतलब एक डाउनफॉल इकोनॉमी होती हुई का क्या है, इंडिकेटर है क्या आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट. In case of India, statistically the unemployment rate is low. A large number of people represent with low income and productivity are counted as employed. इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, जो आप कह सकते हो गरीब देश बोल सकते हो, बट आप अनएम्प्लॉयमेंट देश नहीं बोल सकते. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. The concept of share of work in the field and the procedure raised reduce the work hardship of unemployed in the rural sector. But this does not reduce the poverty. Agriculture is the most labor-absorbed sector of the economy. There has been a decline in the dependency of population on agriculture, partly because of the disguised unemployment. Surplus labor moved either to secondary or tertiary. तो ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि एक बेनिफिट हुआ है कि जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो सरप्लस लेबर था, क्योंकि देखो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में तो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो क्या हो रहे हैं, दूसरे सेक्टर्स में इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय हो रहे हैं और अपनी फैमिली इनकम को कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये था पूरा का पूरा पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर. हमने बात करी कि पीपल एज अ रिसोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, कैसे हम ह्यूमन कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्यों हम एक बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स को सुपीरियर रिसोर्स बोल रहे हैं. साथ साथ हमने देखे कुछ ऐसे फील्ड्स एजुकेशन और हेल्थ को लेके जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम आते हैं. और फाइनली हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट. मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई के पूरे कोर्सेज, दैट टू 100% फ्री. आपसे कोई भी क्या टाइप का पैसा चार्ज नहीं करा जाता. इन सीबीएसई कोर्स के अलावा हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे स्पोकन कोर्सेज भी, जैसे स्पोकन इंग्लिश हो गया, फिर आप नीट कह सकते हैं, आईआईटी, सीयूईटी, बहुत सारे कोर्सेज हैं. ये सारे कोर्सेज चेकआउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दैट इज magnetbrains.com, या आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. साथ साथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो आपके लिए है ही है वीडियोस देखने के लिए, राइट. तो अगर आप इन सेगमेंट्स में जाते हैं, इन एस्पेक्ट पर जाते हैं, इन साइट्स पे और एप्लीकेशन पे जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, आप हमसे एजुकेट होते हैं, तो आपसे कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाएगा. टोटल 100% फ्री एजुकेशन देता है. मैग्नेट ब्रेन्स के अपडेट्स के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना जरूर भूलिए. जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट से, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.